हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गाइस, राइट। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड है, ठीक है। तो बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डेली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं फर्म्स के अंदर, कंपनी के अंदर, उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक और राइट वे में। तो गाइस इसको हम और भी डीप में सीखेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है गाइस, राइट। तो चलिए इसके आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। और ये आपके 11th का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड 11th है। बेसिकली ये स्टेट बोर्ड है गाइस। तो स्टेट बोर्ड का हम 11th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीखने वाले हैं। तो चलिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर आपको कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, ये आपको मालूम होने चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, तो जाके आपको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी समझ में आएगा गाइस। तो फर्स्ट वन मैं आपको लेके चलता हूँ इंडेक्स पे। पहले मैं ये बता दूं कि हम जो सिलेबस में सीखने वाले हैं, तो उसके अंदर इंडेक्स में कितने चैप्टर्स आपको दिए गए, राइट। अगर हम देखेंगे तो टोटल आपके पास 11 चैप्टर्स है, जिसमें से आपका जो 11th है गाइस वो सिर्फ आपका आंसर की है, ठीक है। तो आपको आंसर की तो जान दो, आंसर की तो कुछ नहीं है। तो मतलब आपका टोटल 1 से लेकर 10 चैप्टर ही आपको इसमें 11th में सीखना है। बट गाइस ये कैसा होता है कि जो आपके कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसको ओमिटेड करवा देते हैं, मतलब उनको कवर नहीं करते ड्यू टू द कम टाइम होता है उनके पास भी, क्योंकि आप एडमिशन प्रोसेस देख ही रहे हो। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, उनके पास टाइम कम होता है और कोई जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो आपको 12th में भी कंसिडर होने वाले चैप्टर्स होते हैं गाइस, तो उनको करवाते हैं वो, राइट। तो चलिए, तो पहले हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक चैप्टर को सीखने वाले, ईच एंड एवरी चैप्टर्स को गाइस। तो सबसे फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ क्या सीखना है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या है, ठीक है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग कहाँ से इन्वेंट हुआ था, राइट, और इसके फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्या है, और कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको सीखना है पर, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी है गाइस उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपके लिए बेसिकली यूजफुल होगा, क्योंकि अकाउंट में जो वर्ड होते हैं और जो डेली लाइफ के वर्ड होते हैं गाइस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन बिजनेस में, फर्म में, कंपनी में कुछ वर्ड को उस तरीके से यूज किया जाता है और उसके कॉन्सेप्ट को समझ आ जाता है गाइस, ठीक है। तो जो टर्मिनोलॉजी है वो हम सीखेंगे ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर बेसिकली आपका कुछ लेंदी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे गाइस बस मैं वो आपको उतने ही सिखाऊंगा फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि सेकेंड चैप्टर इसका मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर गाइस, क्योंकि इसके बेस पे अगर आपने सेकेंड चैप्टर को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है, तो आने वाले टाइम में आप अकाउंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। नेक्स्ट है इसमें जर्नल। ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, जर्नल। क्योंकि जर्नल एक ऐसा पार्ट है आपके अकाउंट का जहाँ पे आपको मतलब आप अगर 11th में सीख लेते हो तो आने वाले टाइम में आप अकाउंट में या कॉमर्स को ये फील्ड में आप बने हो तो आपको जनरल एंट्री कंपलसरी आएगी, ठीक है। जनरल क्या होता है, ये बेसिक एंट्री है गाइस किसी भी अकाउंट के लिए, ठीक है। बेसिक एंट्री है, मतलब आपको जनरल आने ही चाहिए। विदाउट जनरल आप अकाउंट को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं गाइस, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है आपका, ठीक है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें आपका जनरल लेजर ये सब आते ही है गाइस। तो ये कंपलसरी आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस इसमें आएगा आपका लेजर, ठीक है। लेजर जनरल का बेस होता है। जब आपको जनरल समझ में आ जाएगा गाइस तो आपको लेजर भी समझ में आ जाएगा, राइट। एंड देन फिर सब्सिडरी बुक, जो कि सब्सिडरी बुक में आपके अगर देखा जाएगा तो टोटल टू टाइप के ट्रांजेक्शन आते हैं, जिसमें आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन आता है गाइस। तो ये दो बेस पे ही आपको क्या सीखना है, यहाँ पे अकाउंट सीखना है गाइस। और इसके सिलेबस में बस दो ही टाइप है आपके पास जो सीखने के लिए, तो वही आपको सिर्फ यहाँ पे सीखना है। तो एक होगा आपका कैश सेल्स में, सॉरी, कैश ट्रांजेक्शन, और दूसरा होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बस यही दो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे सीखने के लिए। और उसके बियॉन्ड इसके जो टाइप्स दिए हुए हैं वो आपको सिर्फ सीखना है, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक एक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन एक इजी चैप्टर है जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। देख नेक्स्ट वन आता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट की हम बात करेंगे गाइस। तो इसमें क्या होता है कि कैश और जो आपका बैंक पासबुक है, ठीक है, बैंक, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है गाइस, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मतलब कि जो डिफरेंस है बैंक और कैश में, या जो कैश और बैंक में हम बोल सकते हैं,
जो इसमें डिफरेंस होता है गाइस उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो डिफरेंस होता है कैसे होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जब वो डील करता है तो उसके पास कैश में भी पैसे आते हैं और कुछ कैश चेक से भी पैसे आते हैं गाइस। तो जब उसको कैश और चेक से पैसे आते हैं तो वो फिर कैश क्या करता है बैंक में डिपॉजिट करता है, तो मतलब वो बैंक में चला गया। ठीक है, तो उसके पास कितना कैश बचा तो वो, और वो एंड ऑफ द मंथ क्या करता है कि वो चेक करता है कि उसके पास मंथ में कितने कैश आए और कितने चेक से आए पेमेंट, राइट ना। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है तो उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं गाइस, और ये एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आपके जो कॉलेज में होगा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के माइंड में जल्दी नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं ये चैप्टर्स को। देन इसके बाद आता है गाइस डेप्रिसिएशन, जो कि आपके कॉलेजेस में करवाया जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये एक फिजिकल एसेट जो होता है या जो उसको बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, अभी आपको एसेट्स भी नहीं मालूम होगा कि एसेट्स होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, अपने पूरे चैप्टर्स के अंदर फिक्स एसेट्स पे इसका डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि जब हम फिक्स एसेट से यूज करते हैं तो वो वियर एंड टेयर हो जाता है, मतलब उसको यूज करने पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम क्या यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि ये टर्मिनोलॉजी है डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं reducing the money value of any fixed assets guys, राइट। तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। देन इसके बाद आएगा गाइस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका सॉरी रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स में गाइस हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो एंट्रीज पास की है या जो हमने अकाउंट सॉल्व किए हुए या जो हमने ट्रांजेक्शन सॉल्व की है गाइस, तो उसके अंदर हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करना। ठीक है, तो इसमें लिखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो जो गलती है गाइस उसको रेक्टिफिकेशन करना, प्रॉपर तरीके से एंट्री पास करना। क्योंकि हम ह्यूमन कैलकुलेटर्स है या ह्यूमन बींग है गाइस, तो हमारे बेस पे क्या हो सकता है कि कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सडनली मिस्टेक हो सकती है, कोई अपना इंटेंशनली कोई मिस्टेक नहीं करता अकाउंट के अंदर या कहीं पे भी। ठीक है, तो बाय मिस्टेकली या मतलब कि अनइंटेंशनली क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए जब एक ह्यूमन बींग मिस्टेक करता है तो उसको आइडेंटिफाई करना भी उसका ही काम होता है और उसको रेक्टिफाई करना भी उसका काम होता है। तो जब हम अकाउंट सॉल्व करते हैं गाइस तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। देखिए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉरी बहुत सारे ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं गाइस, उसकी एंट्री पास करते हैं, उसको कास्टिंग करते हैं, उसको पोस्टिंग करते हैं। लेकिन कहीं ना कोई मिस्टेक हो ही जाता है, कभी कभी डुप्लीकेट एंट्री भी पास हो जाती है, कभी कभी अमाउंट में रॉन्ग हो जाता है। जस्ट लाइक गाइस की 1000 लिखना था मुझे लेकिन मैंने गलती से 10,000 लिख दिया गाई गाई में। ठीक है, या मुझे 10,000 लिखना था लेकिन मैंने गलती से 1000 लिख दिया गाइस। तो ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो उनको रेक्टिफाई करना गाइस, तो ये चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस आपके लिए है फाइनल अकाउंट ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी कंसेंट दिया हुआ है। प्रोप्राइटरी कंसेंट मतलब क्या होता है कि सोल ट्रेडर्स। ठीक है, सोल ट्रेडर्स मतलब कि ऐसा पर्सन जो अकेले ही अपना बिजनेस रन कर रहा है गाइस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर्स, राइट। तो ये आप सीखोगे ओसीएम में सोल ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फर्म होते हैं गाइस, तो टाइप्स ऑफ फर्म पे क्या होता है आपका अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है, जिसके अंदर सोल ट्रेडर कंसर्न है, फिर पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, और आपका सबसे लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि टोटल 5 टाइप्स के फर्म्स होते हैं गाइस, जो कि आप ओसीएम में सीखने वाले हो, राइट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें जो फाइनल अकाउंट है गाइस, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप 11 के फाइनल अकाउंट को समझ जाते हो तो 12th में जो फाइनल अकाउंट है उसको भी आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि ये जो 11th में है ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बेस पे, और जो 12th में है गाइस एचएससी बोर्ड में वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म के बेस पे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस आपके लिए, ठीक है, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो हम जो अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो होगा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, और जो एंड करेंगे गाइस वो होगा आपका सिंगल एंट्री सिस्टम्स के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसके कुछ मीनिंग समझेंगे गाइस हर एक चैप्टर्स का। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स है, तो पहले मैं क्या करूंगा जितने भी आपके एग्जाम्स में या आपके कॉलेजेस में आने वाले चैप्टर्स है उनको मैं कवर करूंगा, एंड देन फिर उसके बाद जो चैप्टर्स रिमेनिंग बचेगा उस पे फिर हम डिस्कस करेंगे गाइस, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 गाइस। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो कि ज्यादा लेंदी भी ये वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि अकाउंट का है तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो ही जाता है।
तो आप वीडियो को पूरा देखिए गाइस, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गाइस, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है ये। तो इसके अंदर हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की मीनिंग को समझेंगे। लेकिन ये समझने से पहले आप यहाँ पे कंटेंट देख लीजिए गाइस, तो आपके सिलेबस में पूरा कंटेंट क्या है, राइट। तो कंटेंट में आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वन गिवन है मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है गाइस। फिर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्या है गाइस, ठीक है। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन अकाउंटेंसी का दिया हुआ है। फिर जो बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम्स है इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। एंड देन गाइस क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब जो टर्मिनोलॉजी गाइस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1.7 से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड देन गाइस बस आपको ये पूरे चैप्टर्स के अंदर 1.7 ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। एंड देन फिर आपको और सीखना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एंड IFRS, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको 1.7, ठीक है, ये जो 1.7 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना। और 1.9, बस यही दो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बियॉन्ड आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि बुक कीपिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो गाइस इसको मैं ज्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये आपको शॉर्ट में समझना है सिर्फ। क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए सिर्फ थियोरी पढ़ना है, समझना है, बाकी और कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। जो थियोरी का जो कॉन्सेप्ट होगा, सॉरी, जो आपके एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट होगा या ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको लेक्चर्स के बीच में बताऊंगा कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू कहाँ कहाँ से आ सकता है टेक्स्ट बुक के अंदर से, राइट। और आपको देखोगे तो टेक्सुअल जो आपको एमसीक्यूज है वो भी गिवन है, ठीक है। तो जब हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे तो आपका जो टेक्सुअल एमसीक्यू गिवन है या ऑब्जेक्टिव गिवन है वो आप कवर कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस बेसिस पे मैं आपको सिलेबस आपको कवर करने वाला हूँ गाइस, राइट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देखा जाएगा तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस इंटरप्राइज एंड अदर organizations deal in the activities which involve exchange of money and money worth. All these activities are recorded for the purpose of undertaking the important decisions as to whether the activities are feasible, profitable, and are to be continued or not. Information about the business and the organization is required not only by the proprietor and the manager of the business and other organizations but also to various other stakeholders such as the government, investors, customer, employee and the researchers, right guys। तो बुक कीपिंग का मीनिंग यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली बुक कीपिंग क्या है गाइस, अगर देखा जाएगा तो ये एक तरह का अकाउंटिंग है गाइस, और एक तरह का ट्रांजेक्शन है बुक कीपिंग, जिसको हम सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं गाइस, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, क्लियर। दैट इज मीन क्लास जो बुक कीपिंग है वो क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कि आप जैसे देखते हो कि आप जब कोई भी काम करते हो तो पहले के लोग ऐसे कहते थे, पहले कोई काम करते थे वो डायरी मेंटेन करते थे, अपनी डेली रूटीन लाइफ के लिए एक डायरी मेंटेन करते थे कि हमने क्या क्या किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे कि हमने लाइफ में क्या क्या किया हुआ है, कितना किया हुआ है, आज क्या किया, कल क्या करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट को वो रिकॉर्ड करते थे डेट डाल के। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होगा कि आपको एक बुक मेंटेन करना है जिसमें आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे आपके जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसको भी रिकॉर्ड करना है गाइस, राइट, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन होगा गाइस ये बेसिकली मनी और मनी वर्थ के बेसिस पे होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लासिफाई कर दूं कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं गाइस वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सेल्स, दूसरा होता है आपका परचेज, ठीक है। बस ये दो पार्ट में अगर आप समझ जाओगे कि इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आपने सेल किया है या परचेज किया है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन। सेल्स एंड परचेज गाइस मनी और मनी वर्थ में होता है, क्योंकि किसी गुड्स की वैल्यू होती है, किसी कमोडिटीज की वैल्यू होती है। तो उसमें बिजनेसमैन क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। आप जैसे देख ही रहे हो कि आज का जो मार्केट है पूरा, वो उससे भी आपको मालूम है कि मार्केट में क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते हैं गाइस, जिसको नॉन ब्रांडेड बोलते हैं बेसिकली हम लोग।
तो इस तरीके के प्रोडक्ट क्या होते हैं मार्केट में सेल होते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका वेयर हाउस, ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट, तो कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्चा लगा आपको, ईच एंड एवरी पार्ट को रिकॉर्ड करना सही तरीके से। जब तक आप सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक जो बिजनेसमैन है उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है क्लास। देन यहाँ पे और ज्यादा इसमें समझना नहीं है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन से पूरा यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कंपनी में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन आपको देना है स्टेक होल्डर को भी, ठीक है। अभी जो स्टेक होल्डर होते हैं क्या, जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट आता है, इन्वेस्टर आते हैं, कस्टमर आते हैं, एम्प्लॉय एंड रिसर्चर्स आते हैं, और भी बहुत लोग आते हैं जो स्टेक होल्डर होते हैं guys, ठीक है। तो स्टेक होल्डर दैट इज मीन्स कि ऐसे जो कंपनी के आउटसाइडर लोग होते हैं, मतलब जो कंपनी से रिलेटेड है लेकिन कंपनी के बाहर के लोग हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी के बाहर का आदमी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी में जॉब नहीं करते, राइट ना। फिर इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और कंपनी से प्रॉफिट की उम्मीद करता है, राइट। फिर कस्टमर, कस्टमर भी सेम है गाइस कि कस्टमर उम्मीद करता है कि कंपनी से कि उसको सही एंड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, राइट। तो सेम उसी तरीके से गाइस ये सब पार्ट कौन है, स्टेक होल्डर्स। और गाइस एक और होता है कंपनी में जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पार्ट होता है गाइस, ठीक है। यानी कि कंपनी जब अपना मार्केट में क्या करती है कि स्टॉक सेल करती है, तब ये यूज होता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये भी कंपनी के लिए क्या होता है गाइस, आउटसाइडर और इनसाइडर दोनों बेसिकली पार्ट है इसमें शेयर होल्डर्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो। देन अभी गाइस आते हैं कि अकाउंटिंग का इन्वेंशन कहाँ से हुआ है। तो अकाउंटिंग का इवैल्यूएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते होंगे कि अपनी इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ये जो थे, ठीक है, और उनके अंदर जो मिनिस्ट्री थे कौटिल्य, ठीक है, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र ये हिंदी में वर्ड है, संस्कृत वर्ड है गाइस, इसको इंग्लिश में हम इकोनॉमिक बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, इकोनॉमिक। आपके ये अभी 11th में है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं कि इनको इंग्लिश में इकोनॉमिक बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अर्थशास्त्र का मीनिंग होता है इकोनॉमिक, मतलब जिसके अंदर आपके पूरे कंट्री का या पूरे नेशंस का क्या होता है कि लेखा जोखा होता है, यानी कि अकाउंट होता है गाइस कि कितने तरीके के डिपार्टमेंट अपने नेशंस में है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सर्विस हो गया गाइस, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन सर्विस, होटल, ठीक है, टूरिज्म, बैंकिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके इकोनॉमिक के रिलेटेड पार्ट है guys, ये सब कंपोनेंट है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपके नेशन की मनी वैल्यू को इंक्रीज होती है, यानी कि उनकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज होती है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक अगर टर्म की बात करेंगे तो जिसके अंदर जीडीपी, जीएनपी, ये सब वर्ड आते हैं गाइस, पर कैपिटा इनकम आता है, नेशनल इनकम आता है गाइस, तो इस तरीके से आपके पार्ट आते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे अर्थशास्त्र जो बुक थी उसको लिखा गया था, ठीक है। अगर कोई पर्सन, एक पर्सन भी काम सही तरीके से करता है और वो प्रॉफिट अर्न करता है या वो सिर्फ अर्निंग करता है, तो इससे क्या होता है कि वो सीधा इम्पैक्ट करता है नेशनल इनकम को, ठीक है। एक पर्सन, सिंगल पर्सन सीधा नेशन की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है गाइस, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको इकोनॉमिक में सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बुक कीपिंग सीख रहे गाइस, जब हम इकोनॉमिक के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को भी हम समझ जाएंगे गाइस, ठीक है, उसको मैं समझा दूंगा। देन इसके बाद आते हैं गाइस, नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे कि जो उन्होंने बुक लिखी थी वो बुक का रेफरेंस लेके फिर उसके बाद आगे चल के आफ्टरवर्ड इट वाज कॉल्ड एज अ देसी नामा। यानी कि जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में से ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जिसके बेस पे हमें ये समझ में आया कि हमें एक अकाउंट बनाना चाहिए, उस अकाउंट को हम बोलते हैं हिंदी में देसी नामा, ठीक है। आज जो मॉडर्न पीरियड है उसमें हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है, और पहले हम बोलते थे देसी नामा। तो गाइस मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये जो देसी नामा है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे गाइस, यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। तो देसी नामा बेसिकली इन्वेंट किया था कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा गाइस, ठीक है। आप इसको हाईलाइट करके रखिए या उसको याद करके रखिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट थिंग गाइस, फिर इसके बाद क्या हुआ, सिविलाइजेशन हुआ, ठीक है, मतलब अपनी एक प्रजा बनने लगी, एक सोसाइटीज बनने लगी गाइस, सिविलाइजेशन होने लगे। एंड देन गाइस फिर जो पीपल थे, पब्लिक थी, तो उनको समझ में आया कि एक वेल्दी पीपल होना चाहिए, यानी कि पैसे होने चाहिए। अगर जिसके पास पैसे होंगे उनके पास फैसिलिटीज भी होगी और उनके पास पावर भी होंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल पीरियड में कुछ इस तरीके से चलते थे, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, समझना कि उनके पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो वो क्या रिचेस्ट पीपल में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो उनके उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर तरीके से अपना एक
अर्निंग समझा, ठीक है, कि जो पोर्ट अर्थन पोर्ट बना रहे, ठीक है, कोई फार्मर फार्मर है, तो उनको समझ में आने लगा कि हम क्यों ना फिर इसको एक मार्केट की तरह सेल करें मार्केट में, ठीक है। मतलब कि जो फार्मर है उसने क्या किया, गोडाउन बना लिया अपने घर में और उसको मार्केट में सेल करने लगा। जिनके पास नहीं था उनको सेल करने लगा, ठीक है। जो अर्थन पोर्ट बना रहे थे तो वो भी सेल करने लगे। तो उनको समझ में आया कि इससे क्या हो सकता है कि उनकी लाइफ पूरी गुजर सकती है, चल सकती है, जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं गाइस, राइट। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये देखा कि हम इसको अकाउंट बना लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना हम बचा रहे हैं, जिसके वजह से मेरी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे आज हम देखते हैं, आज हम जॉब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कितना सेविंग कर ले और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, जिसके वजह से मेरी जो लाइफ है वो लग्जरियस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, अकाउंट बनाते हैं गाइस, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे एक्सपेंस कितने, इनकम कितने, प्रॉफिट कितने, लॉस कितने, राइट। ईच एंड एवरी पार्ट को हम यहाँ पे कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट है गाइस, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड का मतलब मोस्ट ऑफ दी अगर देखा जाएगा तो एक्सपेंसेस ही होता है, और क्रेडिट साइड इनकम होता है, ठीक है। ये अकाउंट का बेसिक रूल है कि डेबिट मींस क्या होगा कि क्रेडिट एक्सपेंसेस, और जो इनकम होता है इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं गाइस, ठीक है। अभी बच्चों के माइंड में आता होगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट मतलब डेबिट कार्ड तो नहीं, क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड तो नहीं, नहीं, ये एक एक्चुअली साइड है, ठीक है। जैसे कि हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को समझते हैं गाइस, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बेसिकली गाइस आपका होता है क्रेडिट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं गाइस, ठीक है। मतलब आपका डेबिट क्या शो करेगा, एक्सपेंसेस, याद रखिए गाइस। डेबिट आपका क्या शो करेगा, एक्सपेंसेस, यानी कि आपने कितने खर्चे किए हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेबिट साइड, क्लियर। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप भी चाहिए तो आप अपने पेंसिल से लिख के रखिए कि डेबिट का मीनिंग क्या होगा, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट का मीनिंग क्या होगा, इनकम, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज देने के लिए कर रहा हूँ कि जो डेबिट और क्रेडिट का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि डेबिट और क्रेडिट जो इनकम है वो किस सेंचुरी में फाइंड आउट किया गया था। तो 12th सेंचुरी में बेसिकली इसको फाइंड आउट किया गया था, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा गाइस, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मिनिस्ट्री कौटिल्य जो थे, ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और वो अर्थशास्त्र बाद में देसी नामा के नाम से जाना गया, ठीक है, क्योंकि इसके ऐसे बहुत से पॉइंट थे जो अकाउंट में यूज होते हैं, तो इसलिए देसी नामा इज ऑल्सो द एमसीक्यूज पार्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है गाइस। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आएगा कि द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाज फाउंड इन द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है आपका, और इसको हम सेकेंड चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इन द ईयर 1494 गाइस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे भी, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और ये सेकंड चैप्टर में आपको कंटिन्यू होगा। लुका दी बार्गो पैसियोली, ठीक है, ये एक इटालियन मर्चेंट है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, इटालियन मर्चेंट है जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स को इन्वेंट किया था, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है, राइट। और ये बेसिकली इनका डबल एंट्री सिस्टम्स इन्वेंट करने का बेसिक मीनिंग ये था कि जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गाइस, तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, टू ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। दो पार्टी दैट इसमें एक बायर एक सेलर होगा, ठीक है। तो या एक परचेज करेगा और एक सेल करेगा गाइस, राइट। और एक क्या करेगा, पेमेंट करेगा, और एक दूसरा पेमेंट को रिसीव करेगा। तो ऐसे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे थे, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया, इन्वेंट किया गया, ठीक है। और ये बेसिकली इन्वेंट हुआ था 1494 में लुका दे बार्गो पेसियोली के थ्रू, ठीक है। और ये इटालियन मर्चेंट है गाइस। याद रखिए कि इसका अगर पूरा डेट देखे तो ये 10th नवंबर 1494 में ये इन्वेंट किया गया था गाइस, ठीक है। और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे एवरी ईयर गाइस, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग डे है वो बेसिकली सेलिब्रेट होता है 10th नवंबर एवरी ईयर, याद रखिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा गाइस, 10th नवंबर सॉरी 1494 में डबल एंट्री सिस्टम्स को इन्वेंट किया गया था बाय लुका दे बार्गो पेसियोली के थ्रू, ठीक है। ये पर्सन का नाम भी आपको याद रखना है जो इटालियन मर्चेंट है गाइस, ठीक है। और इटालियन मर्चेंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में बन सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है गाइस कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18 एंड 19 सेंचुरी लार्ज स्केल ऑपरेशन वर कैरी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे मैं आपको बताया था टाइप ऑफ द फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी मर्ज एज द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच involves separations of ownership from management. Hence, the safeguard the interest and the owner, investor, business establishment require detailed information about the business which pave the way of development and comprehensive financial accounting information systems. Right? तो guys यहाँ पे अब जो ट्रांजेक्शन होने लगे वो बहुत ही लार्ज होने लगे आफ्टर द रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गाइस, ठीक है, 18 एंड 19 सेंचुरी। तो यहाँ पे बस इसको आप रिमेम्बर करके रखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में शायद बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी आता तो नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द ईयर सॉरी इन द 18 एंड 19 सेंचुरी, ठीक है, और लार्ज स्केल बिजनेस एस्टेब्लिश होने लगे, इसकी वजह से सब कंपनी क्या बन गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट का मीनिंग होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है शेयर्स, शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज बोलते हैं हम, ठीक है, सिर्फ शेयर्स नहीं होता, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज में आते हैं गाइस, जिसके अंदर कमोडिटीज है, शेयर्स है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स है एंड अदर कॉन्सेप्ट है गाइस, क्लियर। तो ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनी के पार्ट है। तो ऐसी कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिस्टेड होती है, जो बच्चे एसपी लिए हैं उनको मालूम हो जाएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है गाइस, ठीक है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी वो ओसीएम के अंदर भी है, ठीक है। तो जब हम ओसीएम की सिलेबस स्टार्ट करेंगे गाइस तो मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का एकदम डीप नॉलेज दूंगा। चलिए, नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे, अब आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्या याद रखना है कि अभी यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं गाइस यहाँ पे समझने के लिए, बस यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 20 सेंचुरी आई, ठीक है, तो दैट टाइम गाइस जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन था उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए मैनेजरियल डिसीजंस लिया गया। तो मैनेजरियल डिसीजंस का मतलब होता है गाइस कि मैनेजमेंट अकाउंट बनाना, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि आप उनको कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो ईच एंड एवरी पार्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना, इंस्पेक्शन करना और उस पर डिसीजन लेना, और ये आया था 20 सेंचुरी में गाइस, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाएगा तो कंपनी क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, प्रॉफिट अर्न कर रही थी, इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही थी, प्रॉफिट अर्न कर रही थी कस्टमर को शेयर करके। लेकिन कंपनी का और फर्म का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सोसाइटी के थ्रू, क्योंकि कंपनी कहाँ पे, सोसाइटी के अंदर है, इसीलिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के क्रिएट किया गया था। अगर गाइस इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो उसको बोलते हैं CSR, ठीक है। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बिजनेस या कॉर्पोरेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के थ्रू। तो सोसाइटी के अंदर बहुत लोग आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, एंड अदर देन गाइस, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू लेना, ठीक है, कंपनी को, और उनको एक सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसीलिए गाइस ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये 20 सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, क्लियर। देन गाइस अब आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग क्या है बेसिकली देख लेते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो बेसिकली बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमैटिक वे, ठीक है। तो ये बेसिकली बुक कीपिंग का मीनिंग है गाइस। तो सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से बुक में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को ही हम बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गाइस, ठीक है। तो अगर बुक कीपिंग अकाउंटेंसी देखा जाएगा तो ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर द एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ना कि जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें इसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें कैसा होता है, प्रॉब्लम आने का मतलब कि प्रॉब्लम आने का मीनिंग ये होता है कि अगर हमने सही तरीके से डेट वाइज हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सा ट्रांजेक्शन कब किया था, और फिर फाइनेंशियल ईयर जब अपना क्लोज होगा गाइस तो फिर हमें कंफ्यूजन बहुत सारी आएगी और जिसकी वजह से अपना अकाउंट प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएगा और हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं गाइस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो इधर पे अकाउंटिंग ईयर है तो अकाउंटिंग ईयर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, एवरी ईयर। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका कैलेंडर ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है।
तो सेम उसी तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है गाइस, जो होता है आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल एवरी ईयर टू 31 मार्च एवरी ईयर। तो इस तरीके से काउंट होता है। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर मैं इसकी बात करूँ गाइस, फाइनेंशियल ईयर होता क्या बेसिकली सही तरीके से, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 अप्रैल मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि 2020, ठीक है, से लेके 31 मार्च 2021, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरा एक साल, अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। तो इसको इसी ईयर के अंदर, क्योंकि हर एक साल क्या होता है कि कंपनी का एक अकाउंट प्रिपेयर होता है और हर एक साल पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है, ठीक है, एक मेथड है, क्योंकि इसके लिए प्रोफेशनल लोग लगते हैं अकाउंट के लिए, ठीक है, कोई भी उठ सुट के अकाउंट नहीं बना सकता, ठीक है। जो प्रोफेशनल हो गए उनकी क्वालिफाइड होती है, देखिए क्वालिफिकेशंस होती है। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है वो लाइक जस्ट लाइक ना सीए जो होती है, देखिए जैसे आपको मालूम है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो उस तरीके की क्वालिफिकेशन, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं गाइस, क्लियर। तो आज जो हम टेक्स्ट बुक में बेसिकली सीख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीख रहे हैं गाइस। इसके बाद हम अपना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये मीनिंग हो गई गाइस। अब मैं आपको ज्यादा थियोरेटिकली बोर नहीं करूंगा, ठीक है, तो बस आपको इतने ही याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे 6 पे देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज,